पीजीबीपी, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट। तो इनकम का 5 हेड है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है? नंबर 1 सैलरीज, मतलब जो जॉब में है उसको जो सैलरी मिलता है, अगर वहां से जो इनकम होता है वो टैक्स का कौन सा हेड में जाएगा? सैलरी के हेड में, सैलरीज। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, मतलब अगर जिसका हाउस है, रेंट पे दे के जो इनकम होता है, ये इनकम इसी हेड में जाएगा। नंबर 3 प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये इसका फुल फॉर्म जो है ये है पीजीबीपी। मतलब अगर बिजनेस है वहां से प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव प्रॉफिट नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। वहां से जो इनकम आता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है, कहां पर हम कौन सा इनकम का हेड में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 4 कैपिटल गेन्स, कोई कैपिटल एसेट सेल करके अगर तुमको ट्रांसफर करके कितना बड़ा गेन आ रहा है, ये होगा कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स। एंड लास्ट जो है नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, ये हो गया तुम्हारा 5 हेड ऑफ इनकम। यहां पर क्या होगा? इनकम टैक्स का 5 हेड है, 5 हेड में मेरा जो इनकम का नेचर है उसके हिसाब से 5 हेड में हम क्या करेंगे? इनकम को चार्ज करेंगे, ठीक है। फिर ऐड करेंगे तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। तो उसमें से एक हेड है पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो आते हम प्रॉफिट्स एंड गेन्स और सॉरी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है, थोड़ा टफ भी है, इसमें लेंथी भी है। तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, तो नॉर्मली अगर बिजनेस होता है तो प्रॉफिट हम लोग कहां से निकालते हैं? हाउ टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, यह है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ चीज याद रखना होगा कि बुक से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे। मान लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो होता है। इसमें क्या आता है? क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक,
अगर पीएल जो पीएल है तो बना लो बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रहता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या रहता है, जैसे वेजेस, नहीं रेंट नहीं है, वेजेस, अब फैक्ट्री रेंट आता है, वेजेस तुम्हारा कैरेज इनवार्ड, कैरेज और फ्रेट इनवार्ड एक्सेट्रा, ये भी यहाँ पर लेते हैं। आ जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जा रहा है अभी, तो यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट्स, तुम अकाउंट्स का सोचो, अभी टैक्स को गोली मारो, ठीक है, तो अकाउंट्स का सोचो। फिर अकाउंट्स में है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर जो होता है ना, जैसे तुम्हारा रेंट रिसीव, कुछ अगर रेंट रहता है तो रेंट रिसीव, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर पीएल बनाते हो, इंटरेस्ट अगर इनकम होता है मेरा तो पीएल में क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पर थोड़ा मान लो सैलरी से, सैलरीज टू स्टाफ, ठीक है, रेंट, रिपेयर्स, के बाद मान लो तुम्हारा ट्रेड एक्सपेंसेस, बहुत सारा एक्सपेंडिचर यहाँ पर होता है। मान लो अदर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, sundry expenses, बाद आता है डिप्रिसिएशन, उसके बाद हम लेते हैं अगर तुम्हारा प्रोविजन रहता है ना, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सन्ड्री एक्सपेंस में इंक्लूड है, मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो चैरिटेबल एक्सपेंसेस, कुछ भी, तो ये है तुम्हारा पीएल का फिगर, लिख लो। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें पीएल तो निकल गया, जैसे नेट प्रॉफिट हो गया, अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रॉफिट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ही मतलब होता है इनकम, ये हो जाता है हमारा इनकम एज पर, क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्या हो गया, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन ये हो रहा है टैक्स, तो एज पर टैक्स अकाउंटिंग मतलब एज पर इनकम टैक्स, तुम्हारा इनकम अकाउंटिंग इनकम से हो सकता है कि सिमिलर हो, ये भी हो सकता है कि सिमिलर ना हो, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड, we have to find income as per
इनकम टैक्स। पीएल बनाओगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो इनकम हो जाता है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी टैक्स कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, टैक्स जब तुम टैक्स पे करते हैं, टैक्स का जो एसेस करते हैं कि कितना मेरा इनकम हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू फाइंड इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर। अभी इनकम टैक्स, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट मेरा इनकम कितना है मुझे फाइंड करना होगा। जैसे देखो, जो मेरा बिजनेस का डायरेक्टली इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करते हैं। हाँ भाई, ये तुम्हारा बिजनेस का इनकम है, ये तुम्हारा बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तुम इसको एट लेस करके एडजस्ट करके तुम कितना इनकम आ रहा है बोलो, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में जो होता है, सैलरी टू स्टाफ दिए, रेंट दिए, रिपेयर हुआ, ट्रेड एक्सपेंसेस, सैंडरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, ये करने के बाद अकाउंटिंग का तुम्हारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ऊपर से तुम देखो क्रेडिट साइड में रेंट रिसिप्ट लिए, इंटरेस्ट रिसिप्ट लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको क्या बताएगा, प्रॉफिट एंड, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस से तुम्हारा कितना इनकम है ये मुझे दिखाओ, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसे है, मेरा घर है, रेंट पे दिए, वहां से रेंट मिल रहा है, तो जो इनकम है वो है, हो गया तुम्हारा रेंट रिसिप्ट। लेकिन ये जो इनकम है ये क्या मेरा बिजनेस है, नहीं बिजनेस है ये। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये जो इनकम है कौन सा हेड में जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। लेकिन तुम पीएल में क्रेडिट कर रहे हो इसको। अभी ये प्रॉफिट, मान लो जो ये प्रॉफिट आया है तुम्हारा, अगर इसी प्रॉफिट को हम कंसीडर कर देते हैं कि मेरा यही बिजनेस इनकम है, ठीक है, तो एज पर इनकम टैक्स ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों, रेंट जो रिसीव हुआ है ये कौन सा हेड पे जाना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन तुम क्या किए, दूसरे हेड में ले लिए, मतलब ये गलत हो गया एज पर एक्ट, राइट। तो इसको एडजस्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसको समझो, हाउ टू कैलकुलेट। मतलब ये जो पीएल है यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू फाइंड और कैलकुलेट और कंप्यूट बिजनेस इनकम एज पर आईटी एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट। हाउ टू फाइंड बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर देखेंगे तुम्हारे पास क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट तुम्हारे पास है, कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो मेरे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, लिखते हैं चलो। नेट प्रॉफिट मेरे पास है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें से जो नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में देखना होगा कौन सा इनकम इसमें इंक्लूड हो गया जो बिजनेस हेड में आना नहीं चाहिए था, ठीक है। जैसे तुम्हारा रेंट रिसीप्ट क्रेडिट किए पीएल में, इसका मतलब क्या है, और जो नेट प्रॉफिट है इनकम में, इसको कंसीडर कर लिया। बिजनेस इनकम, पीएल है बिजनेस इनकम में हम लोग क्या कर लिए,
रेंट को कंसीडर कर लिए कि ये भी मेरा इनकम है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉफिट जो है ये क्या हो गया था, ओवर स्टेटेड हो गया था। ये जो प्रॉफिट है मेरा ना, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या हो गया था, ओवर स्टेटेड हो गया था एज पर इनकम टैक्स। मुझे क्या करना है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर प्रॉफिट निकालना है तो जो रेंट रिसीव होने से ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इंक्रीज हो गया था। अभी क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, मतलब घटाएंगे, लेस करेंगे, यहां से लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। क्यों लेस करेंगे, ये कौन सा हेड का है, इनकम फ्रॉम, तो इट विल कम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे कि ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मेरा बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस इनकम है, नहीं, ये तो बिजनेस इनकम नहीं है। इंटरेस्ट, बैंक में मान लो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, उसके हिसाब से मुझे इंटरेस्ट, ये बिजनेस कहां से हो गया, बिजनेस तो नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा इनकम का हेड में जाता है, कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन हम लोग कंसीडर कहां पर कर लिए, बिजनेस इनकम में। तो इसलिए प्रॉफिट मेरा क्या हो गया था, नेट प्रॉफिट क्या हो गया था, ओवर स्टेटेड हो गया था। अभी क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यहां लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी कहां आएगा, ये होगा इनकम अंडर द हेड इनकम, शॉर्ट में लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसको भी हटा देंगे यहां से, इनकम से मेरा इनकम। देखो और क्या है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो बिजनेस का ही पार्ट है, तो ये ठीक है। सेल्स तो बिजनेस का ही पार्ट है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये बिजनेस रिलेटेड है, तो इसको कुछ नहीं करने देंगे। ठीक है, ये भी प्रॉफिट में इंक्लूड है, लेकिन इसको कुछ नहीं करेंगे, क्यों, कि ये बिजनेस का ही पार्ट है। हो गया, तो मेरा इनकम ये आ गया। अभी यहां से क्या करेंगे, कि कुछ एक्सपेंसेस भी है जो लेस होना नहीं चाहिए था एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन तुमने अकाउंट्स में क्या कर लिए, लेस कर लिए। जैसे मान लो ये है, मान लो ओपनिंग स्टॉक, ये बिजनेस का स्टॉक है, ये सही है, परचेस कर लिए थे तुम, तो परचेस नहीं करोगे तो सेल कैसे होगा, मतलब परचेस भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, तो ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज, फिट, इनवर्ड, ये तो होता ही है बिजनेस के लिए, ये भी सही है। स्टाफ है तो सैलरीज को देंगे। रेंट, अगर मान लो तुम बिजनेस जहां पर कर रहे हो अगर रेंट पे है तो उसका रेंट भी देना होगा, रिपेयर भी करना होगा, ट्रेड एक्सपेंसेस भी करना होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सही है सब, मान लो। डेप्रिसिएशन सही है, लेकिन इनकम टैक्स में इसका कोई रूल है, डेप्रिसिएशन का इनकम टैक्स में सेक्शन बता गया कि सेक्शन 32, इनको डेप्रिसिएशन टैक्स में दिखाना है एज पर सेक्शन 32। तो डेप्रिसिएशन को हम कैसे दिखाएंगे, 32 सेक्शन में दिखाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू 32 सेक्शन तुम्हारा जैसे कैलकुलेट होना चाहिए डेप्रिसिएशन वैसे करना है, मुझे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब जो एक्सपेंडिचर भी डेबिट किए थे हम, इसमें भी अगर प्रॉब्लम है, मतलब इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स नहीं हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, मान लो ज्यादा खर्चा ले लिए हम, इनकम टैक्स बोल रहा है कि तुम ये खर्चा डेबिट किए हैं पीएल में, ये एज पर इनकम टैक्स नहीं है, ये ओवर स्टेटेड हो गया। अगर खर्चा तुम ओवर स्टेटेड हो जाता है, प्रॉब्लम कहां पर होगा,
तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया। प्रॉफिट रिड्यूस हो गया का इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट अगर रिड्यूस हो जाता है तो इनकम तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है, इनकम अगर रिड्यूस हो जाता है तो टैक्स बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट को तुम चीट कर रहे हो। अगर तुम इंटेंशनली कर रहे हो तो तुमको ठीक करना होगा। इसको क्या ठीक करना होगा, मान लो ये है कि सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को हम सैलरी दिए लेकिन उसमें जितना सैलरी होना चाहिए था उससे ज्यादा दिखाए हम अकाउंट्स में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये तो ज्यादा है, इसको कमाओ, उसको रिड्यूस करो। ठीक है, रिपेयर, रिपेयर ले लिए। रिपेयर दो टाइप का होता है, एक होता है करेंट रिपेयर जो रिकरिंग रिपेयर मतलब हर साल जो रिपेयर होता है, और दूसरा होता है हेवी रिपेयर जो बार बार नहीं होता है। ठीक है, हेवी रिपेयर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर तुम्हारा रिपेयर्स इंक्लूड हेवी रिपेयर देन प्रॉफिट क्या हो गया था, अंडरस्टेटेड। क्योंकि रिपेयर अगर बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, तो प्रॉफिट को भी ऐड करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, कोई भी ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, अगर एक्सपेंसेस तुम्हारा जितना डेबिट हो गया था, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको डिसअलाउ करता है, मतलब वो एक्सपेंसेस प्रॉफिट में मतलब पीएल में आना नहीं चाहिए था, तुमने अगर दिखा दिए मतलब प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब डिसअलाउड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसको ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट ठीक जगह आ जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है यहाँ पर, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का अलग रूल दिया हुआ है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, एज पर अकाउंटिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज किए, मतलब प्रॉफिट तुम्हारा रिड्यूस हो गया था, पहले प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे ऐड करके। ठीक है, ऐड डेप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी डिसअलाउड ही है। डिसअलाउड मतलब डिसअलाउड एज पर इनकम टैक्स है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे और जो इनकम टैक्स में अलाउड है उसको लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कहां पर है उसमें, सेक्शन 32 में डिस्कस लेटर। जस्ट समझो क्या है क्या नहीं है, पहले अगर सेक्शन पर आने लगे ना फिर बोर्ड लग जाएगा। तो एज पर सेक्शन 32 अभी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे 2-3 क्लास के बाद होगा और 1-2 क्लास के बाद ही हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये फिर लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 32 में ये बताया गया कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से करना है मुझे। अभी देखो यहां पर प्रोविजन जो है ना, प्रोविजन प्रोविजन हमने डेबिट कर दिए थे, तो जो बोल रहे थे प्रोविजन जो है, ठीक है, जो प्रोविजन है, तो भी ये जो प्रोविजन नॉर्मली हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट।
प्रोविजन हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट रिटर्न्स पे देके हम चार्ज कर देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं करता है, कोई भी प्रोविजन, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी। तो प्रोविजन तुमने चार्ज कर दिए पीएल में, तो पीएल प्रॉफिट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, अभी ऐड कर देंगे। कोई भी प्रोविजन, ऐड प्रोविजन, ये भी डिसअलाउड है। डिस्कस लेटर, ऐड कर देंगे तब जाके तुम्हारा, देखो इसमें सब नहीं है, ये तो एक इलस्ट्रेटिव तुम्हारा पीएल बनाया है हम, ठीक है। बहुत सारा रूल आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये हो गया। इसमें जो है मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड, कौन सा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, ठीक है, ये सब इसके लिए सेपरेट सेक्शन है, तो सेक्शन हम लोगों को जानना होगा। तो एक्सपेंडिचर नॉर्मली लिख लो एक बार, पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये इन जनरल। ये हो गया इन जनरल। अलाउबल एक्सपेंडिचर कब होगा, अलाउबल एक्सपेंडिचर क्या होगा, नंबर 1, expenditure should be incurred in the करंट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में ये एक्सपेंडिचर होना ही है, सॉरी, इन द करंट प्रीवियस ईयर। नंबर 2, expenditure should not be, expenditure should not be capital nature, should not be in capital nature। एक्सेप्शन कुछ है, बाद में आएंगे। डिस्कस लेटर, नंबर 3, expenditure should be incurred for business
और प्रोफेशन ओनली, बिजनेस और प्रोफेशन ओनली, मतलब बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही एक्सपेंडिचर तुमको क्या करना है। नंबर 4, expenditure connected with or connected for or expenditure connected with, देखो, infringement law, infringement of law, मतलब लॉ तुमने नहीं माने इसलिए तुमको पेनाल्टी लग गया, ठीक है, ये जो पेनाल्टी ये डिसअलाउड हो गया। एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ is disallowed. Number 5, any type of provisions except provision for bad debt in banking company, are disallowed. ये 5 चीज अभी याद रखो, ठीक है। जो इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, मतलब ये जो है ना, इसमें गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है ड्यू टू इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, जैसे ओवरलोडिंग का केस मतलब तुमको एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जा रहे हो, लेकिन जितना कैपेसिटी उसके हिसाब से नहीं लेके उससे ज्यादा में ले, मतलब ओवरलोडिंग हो गया, तो इसलिए ट्रैफिक, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक एक्ट तुमको पेनाल्टी और फाइन भरना पड़ा। अभी तुम जो एक्सपेंडिचर हो गया पेनाल्टी और फाइन, ये डिसअलाउ हो जाएगा। क्योंकि क्यों हुआ था ये? इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, ये लॉ में मना कर रहे फिर भी तुमने किए। अगर इसको भी अलाउ कर देते थे, प्रॉब्लम कहां पर होगा? अगर इसको अलाउ कर देंगे तो कोई भी इलीगल काम करेगा, ठीक है, फाइन भरेगा, फिर उसको पीएल में डेबिट कर देगा, करके अल्टीमेटली इनकम टैक्स रिड्यूस कर देगा बड़े। इसलिए तो इलीगल काम आसानी से कर देगा, क्योंकि क्या बोलेगा भाई, फाइन दे देंगे, क्या बात है, इनकम टैक्स में फिर छाड़ लेके निकल जाएंगे हम। इसलिए ये डिसअलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिसअलाउ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों डिसअलाउ हो जाता है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लो एक मशीनरी तुमने परचेस की, तो मशीनरी जो परचेस किए ये तो फिक्स एसेट है ना, तो फिक्स एसेट का रूल क्या है? इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उसका डेप्रिसिएशन पार्ट हम पीएल में डेबिट करते हैं।
तुमको तो पीएल में डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस पे करते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही करते हैं, ठीक है ना। इसलिए डेप्रिसिएशन अलाउ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। The expenditure should be incurred for business or profession only। क्यों तुमने एक्सपेंडिचर किए? पर्सनल पर्पस। ये तो बिजनेस का पर्पस नहीं हुआ ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको छाड़ नहीं देगा। वैसे भी अकाउंट्स में भी अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर तुम कर देते हो तो ड्राइंग हो जाता है, हम पीएल में डेबिट नहीं करते हैं इसको, ठीक है। एनी टाइप ऑफ 5 नंबर जो पॉइंट है, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट इन बैंकिंग कंपनी। हम लोग देखो नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएल में डेबिट करते हैं, अकाउंट्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर बैड डेट हो जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। मेरा जो क्लोजिंग डेटर रहता है उसमें से 5% 10% क्या कर देते हैं, प्रोविजन करके पीएल में डेबिट कर लेते, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर दिखाते हैं हम पीएल में एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलना चाह रहा है, तुम्हारा तो भाई उधार का बिजनेस नहीं है, तुम क्यों क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है ना। मेरा मान लो स्टेशनरी का दुकान है, तो मेरा तो क्या है, क्रेडिट देना मेरा काम नहीं है, लेकिन बिजनेस पर्पस में हम देते हैं कि मेरा सेल अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो सेल रिड्यूस हो जाएगा। क्रेडिट देने से सेल्स इंक्रीज होता है नॉर्मली, ठीक है, इसलिए क्रेडिट देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो क्रेडिट देना काम नहीं है, तुम क्यों क्रेडिट दे रहे हो। अगर लॉस होगा, ठीक है, तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, मतलब बैड डेट, मतलब उसका प्रोविजन अलाउ नहीं करेंगे। एक्चुअल बैड डेट अलाउ है, लेकिन प्रोविजन इसके लिए तुम करोगे ये अलाउ नहीं है। लेकिन बैंकिंग कंपनी में क्या होगा, बैंकिंग कंपनी का काम ही है उधार देना, क्रेडिट देना, तो उसका लॉस होने का चांसेस रहता है, मतलब डेफिनेट चांसेस रहता है उसका, इसलिए उसको प्रोविजन अलाउ है। तो ये समझ में आ रहा है सबको। तो बिजनेस क्या है, any trade commerce manufacture any adventure concern in the nature of trade commerce manufacture, ठीक है, ये देख लेना। ट्रेड मतलब बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन, प्रोफेशन में रिक्वायर प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल, मतलब जो स्किल से हम करते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल से, तो होता है प्रोफेशन। जैसे इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ठीक है, ये सब उसका जो सर्विसेज रहता है वो है प्रोफेशन। तो इसमें जो मेन पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट जो चीज है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होना ही है। इफ मोटिव इज एन एक्टिविटी इज प्लेजर ओनली, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जो एक्टिविटी कर रहे हो वो अगर इकोनॉमिकली नहीं है, मतलब जस्ट एंजॉयमेंट के लिए, माइंड रिफ्रेश के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये नहीं है। अगर तुम ये प्रोफेशनली करते हो तो ये प्रोफेशन और बिजनेस में आएगा, जिसमें प्रॉफिट मोटिव रहता है, ठीक है। बाद में आते हैं डिटेल्स में। इसमें बाद में देखेंगे, बहुत सारा है। जनरल पॉइंट देख लो। चार्जेबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट जो है चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब चार्ज कब होगा, किस पे होगा। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस shall subject to the provision of section 145 section 2 is to be computed in accordance with the method of accounting, either cash or on accrual। तो कौन सा मेथड, मतलब कौन सा अकाउंटिंग मेथड तुम फॉलो कर रहे हो, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, पहले ये तुमको बोलना होगा। However, there are certain expenditure specified under section 43B
which shall be deductible only cash basis. हम ये जो सेक्शन है बाद में पढ़ेंगे, ये कैश बेसिस में ही इसको छाड़ मिलता है। अगर एक्सपेंडिचर तुम नहीं करोगे तो छाड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी एक्सपेंडिचर में क्या है, अगर तुम मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है कौन सा फॉलो कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम एक्रुअल मतलब मर्केंटाइल बेसिस में फॉलो कर रहे हो, एक्रुअल बेसिस में, तो अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तब भी छाड़ है, पेमेंट करोगे तब भी छाड़ है। एक्रुअल बेसिस में क्या है, मतलब एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया, फिर पेमेंट किए कि नहीं किए ये बाद में देखेंगे। एक्रुअल का मतलब ही होता है अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर एक्रू हो गया इस साल के लिए तो ये पीरियड में मुझे डेबिट करना है। अगर तुमने खर्चा किए तो बैंक से पैसा जाएगा, अगर खर्चा नहीं किए तुम्हारा लायबिलिटी क्रेडिट होगी, लेकिन खर्चा जो है वो पीएल में ही डेबिट करेंगे। तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट सबसे है वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो जब तुम टैक्स का फाइल करोगे ना, पीजीबीपी का फाइल होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो तो आईटी रिटर्न भरते हैं, उसमें पहले मेथड ऑफ अकाउंटिंग दिखाना होता है, कौन कौन सा अकाउंटिंग तुम्हारा मेथड में अकाउंटिंग कौन सा है। नेगेटिव इनकम मतलब ऑलवेज प्रॉफिट होगा तुम्हारा, ये बात तो नहीं है ना, लॉस भी हो सकता है। तो इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम ऑल्सो, मतलब लॉस भी हमको कंसिडर करना है वहां। नोशनल प्रॉफिट, अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विथ हिमसेल्फ, मतलब खुद से बिजनेस कर रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। हेंस नोशनल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल। एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये प्रॉब्लम में देता है। इफ प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर पर्सनल यूज एट एन एग्रीड वैल्यू रुपीज 12,000, देन प्रॉफिट ऑफ 2,000 शैल नॉट बी टैक्सेबल। वो है ना, बिजनेस से क्या किए हम, 10,000 का गुड्स 12,000 में उठाए, रिकॉर्ड किए, लेकिन वो क्या हो गया, ड्रॉइंग पर्सनल एक्सपेंडिचर, मतलब पर्सनल पर्पस में उठाए वहां से, ठीक है। तो 2000 तुम देखोगे, अपरेंटली देखोगे, ऊपर से देखोगे तो तुम्हारा बिजनेस का 2000 प्रॉफिट आ गया, क्योंकि 10,000 का गुड्स तुमने रिकॉर्ड किए, 12,000 में उठाए। लेकिन ये 2000 है, ये एक्चुअली तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो एसएससी है उसका खुद का ही बिजनेस है। तो 2000 खुद पे प्रॉफिट रख रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। देन प्रॉफिट ऑफ 2000 शैल नॉट बी टैक्सेबल। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस, एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस, एंटिसिपेटेड पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस विच may not arise in future are not considered for deriving taxable income। अगर बात फ्यूचर में अगर एक्सपेक्ट कर रहे एंटिसिपेटेड और पोटेंशियल प्रॉफिट, अगर वो फ्यूचर में अराइज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, तो नॉट कंसिडर हियर। एक्चुअल पे हम ध्यान देंगे टैक्स में, एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस क्या हो रहा है, ठीक है। कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस उस पर हम क्या नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे एज पर इनकम टैक्स पर्पस। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है वो क्या है, एंटिसिपेटेड लॉस, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज पर इनकम टैक्स। लेकिन अकाउंट्स में करते हैं, अकाउंट्स में क्या रूल है, कंजर्वेटिव रूल होता है। क्या रूल होता है, तुम्हारा एंटिसिपेटेड लॉस पीएल में कंसिडर कर देते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट पीएल में मतलब इनकम में नहीं शो करते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव मैनर में। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलना चाह रहा है कि भाई कोई भी एंटिसिपेटेड चीज, इनकम चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, उसको कंसिडर मत करो टैक्स में। नेक्स्ट नंबर 5, लीगलिटी ऑफ बिजनेस। There is no difference between legal or illegal business from income tax point of view. Even income of illegal business shall be taxable. स्मगलिंग कर रहे हो
ये इलीगल हो गया। फिर तुम टैक्स भर दे रहे हो, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स जो टैक्स दो मुझे टैक्स दो, मैं नहीं पकड़ूंगा तुमको। तो इनकम टैक्स में कोई भी लीगल एंड इलीगल बिजनेस का डिफरेंस नहीं है। Compliance of income of all business or profession. If an assessee carries on several business or profession, then income of all business or profession shall be marched together. मतलब एक से ज्यादा बिजनेस है मेरा, तो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट एक साथ क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। एंड नंबर 7 पॉइंट जो है, बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में ये बिजनेस होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मतलब प्रीवियस ईयर में बिजनेस होना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर में इनकम होना ही चाहिए, सब प्रीवियस ईयर में, कि इसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी ईयर एंड एनी सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस। मतलब मान लो 2 साल के पहले एक बिजनेस बंद हो गया था, उसका डेटर्स पैसा नहीं दिया था, तब जाके, तब क्या हो गया था, बैड डेट हो गया था। अभी 2 साल के बाद तुमको डेटर्स क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहा है, तो बैड डेट रिकवरी हो रहा है, ठीक है, ये शो करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, लेकिन तब भी शो करेंगे इसको। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अर्लियर डिसअलाउड, जो भोले है। बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ पावर सेक्टर यूनिट, डिस्कस लेटर। ये बैलेंसिंग चार्ज क्या है, अभी नहीं तो कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि सर बैलेंसिंग चार्ज क्या है, ये बाद में जाएंगे हम, डिस्कस लेटर, ये अलग सा सेक्शन है। सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बैड डेट रिकवरी एंड अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड अंडर सेक्शन 36(1). इसमें क्या होगा, इसके लिए हम मतलब प्रीवियस ईयर में ही होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो कौन सा इनकम बिजनेस प्रोफेशन में चार्ज नहीं होगा, पहले ही दिखाए हम, क्लियर करके दिखाए थे हम, कुछ इलस्ट्रेटिव दिखाए थे। जैसे नंबर 1, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किए थे ना, पीएल में क्रेडिट किए थे पहले, फिर उसको क्या किए, लेस कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का इनकम नहीं है। डिविडेंड ऑफ शेयर, शेयर में इन्वेस्ट किए, वहां से डिविडेंड आ रहा है, तो ये जो डिविडेंड है ये इनकम है, ठीक है, लेकिन बिजनेस इनकम मेरा नहीं है, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस होता है ना, लॉटरी से पैसा मिला है, तो ये जो मेरा इनकम है ये क्या है, अदर इनकम है, तो ये बिजनेस हेड में नहीं आएगा। अगर ऐसे होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉटरी टिकट हेल्ड एज स्टॉकिंग ट्रेड, मतलब स्टॉक करके रखे हैं लॉटरी, मेरा लॉटरी टिकट बेचने का बिजनेस है, ठीक है, तो मेरे पास लॉटरी टिकट है जो अनसोल्ड है, तो मेरा स्टॉक हो गया, ठीक है, अभी वहां से प्रॉफिट मिला है, तो मुझे वो बिजनेस इनकम होगा, नहीं मेरा बिजनेस है। लेकिन कोई अगर लॉटरी टिकट परचेज करता है करके उसको लॉटरी में पैसा मिला है, तो जो इनकम आ गया कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं आएगा, एंड कैपिटल गेन भी यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो कैपिटल गेन क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब एसेट बेच के मेरा जो प्रॉफिट आता है वो होता है कैपिटल गेन, अगर कैपिटल एसेट होता है तो ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसलिए बिजनेस में कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर अलाउड टू डिडक्शन एज डिडक्शन, जो बताया अभी जनरल नोट्स क्या है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, अलाउ नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ है, समझाए, आज ही समझाए। एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन एसेसेबल बिजनेस,
Any expenditure of a non-assessable business is not allowed as deduction. Expenditure for earning agricultural income is not allowed as deduction from income of assessable business. मतलब जो बिजनेस एग्जेम्प्टेड बिजनेस है उसका एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे. बिजनेस ही अलाउ मतलब एग्जेम्प्टेड है. इनकम अगर एग्जेम्प्टेड हो जाता है, मतलब एग्जेम्प्टेड मतलब वो इनकम पे टैक्स नहीं होता है. तो बिजनेस के लिए जैसे एग्रीकल्चरल बिजनेस, एग्रीकल्चरल लास्ट क्लास में समझाए थे, एग्रीकल्चरल पार्ट से मेरा जो इनकम आता है वो एग्जेम्प्टेड रहता है. ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर भी होता है क्या कर देंगे, उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे. नंबर 3, एक्सपेंडिचर मस्ट रिलेट टू द बिजनेस ऑफ द एसेसी. ये भी समझाए हम, बिजनेस रिलेटेड ही होना है. एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंडिचर कभी भी अलाउ नहीं होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन. मतलब वही बैंकिंग कंपनी दिए थे हम, उसमें नो डिडक्शन आर अलाउड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. समझा है ना भी. अच्छा, नोशनल एक्सपेंडिचर, हाँ ये नहीं समझा है. इसका मतलब क्या होता है नोशनल एक्सपेंडिचर? जैसे मान लो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनर ने क्या किया, मान लो तुम्हारा पार्टनरशिप छोड़ो, तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से तुम सैलरी उठा रहे हो, अपना बिजनेस है, वहां से मेरा बिजनेस, वहां से मैं क्या कर रहा हूं, सैलरी ड्रॉ कर रहा हूं. तो ये सैलरी तो मेरा नहीं है ना. सैलरी होने के लिए क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन चाहिए. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कौन है, मैं ही एम्प्लॉयर मैं ही एम्प्लॉय. तो रिलेशन कहां पर आ रहा है, सेम पर्सन कैनॉट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, राइट. इसलिए जो एक्सपेंडिचर है, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर मैं बिजनेस से उठा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, नोशनल एक्सपेंडिचर हो गया. ये एक्सपेंडिचर लग रहा है तुमको, हाँ एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्चुअली एक्सपेंडिचर नहीं है, अपरेंट है ये. ठीक है, देखो एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर. नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ. फॉर इंस्टेंस, रेंट पेड टू अ सोल प्रोप्राइटर, सैलरी टू प्रोप्राइटर. मैं प्रोप्राइटर हूं, मतलब वो ना मेरा ही सैलरी बिजनेस से उठा रहा है, तो मतलब ये अलाउ नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा वहां से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, proprietor etc. are not income in the hands of proprietor. Hence it is not deductible from the income from business as expenditure. ये वाला अलाउ नहीं है. नोशनल एक्सपेंडिचर कभी भी अलाउ नहीं है. एंड ओनर्स टू प्रूफ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ दिखाना होगा एक्सपेंडिचर का.